नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त ज्यादातर जब हम सोचते हैं तो गांधी जी और अहिंसक सत्याग्रह का ख्याल आता है। हाँ बिल्कुल, ये आम धारणा है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम कुछ ऐसे स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो एक थोड़ी अलग पर बहुत अहम कहानी बताते हैं। जी, भारत की आजादी में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जो सशस्त्र प्रतिरोध हुआ, उसकी भूमिका। हाँ, जो अक्सर शायद उतनी सामने नहीं आ पाती। तो हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर देखें। बिल्कुल, ये समझना कि ये सिर्फ अहिंसा की ही कहानी नहीं थी। इसमें कई अलग अलग रणनीतियां थीं, बलिदान थे। देखते हैं कि कैसे सशस्त्र संघर्ष ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो विरोध की चिंगारियां एक 1757 प्लासी के बाद से ही दिखती हैं। छोटे छोटे विद्रोह हुए। हाँ, सन्यासी विद्रोह, चुआर, पाइक, कई हुए। लेकिन 1857 का संग्राम वो एक बड़ा मोड़ था। उसे अक्सर सिपाही विद्रोह कहते हैं, पर वो उससे कहीं ज्यादा था, है ना? जी हाँ, वो सिर्फ कारतूस का मामला नहीं था। अंग्रेजों की नीतियां, जैसे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब जिसका वारिस नहीं उसका राज हड़प लो, उसके खिलाफ एक बड़ा गुस्सा था। और इसमें रानी लक्ष्मीबाई, उनका वो नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, वो तो वीरता का प्रतीक बन गई। हालांकि देखिए, वो विद्रोह पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। संगठन की कमी थी, कुछ रियासतों ने साथ नहीं दिया, और अंग्रेजों की सैन्य ताकत भी ज्यादा थी। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। पर इसने एक तरह से राष्ट्रवाद के बीज जरूर बो दिए, संगठित राष्ट्रवाद के। और इसी जमीन पर फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पनपा, खासकर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ। हाँ, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा और तिलक जी जैसे नेताओं ने कहा, स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके अखबार केसरी और मराठा वो भी आग फैला रहे थे। जी, और इसी माहौल में फिर कई गुप्त संगठन बनने लगे। जैसे 1902 में अनुशीलन समिति बनी। कांड हुआ 1908 में, वो इसी दौर की घटना है। युगांतर ने बम बनाने से लेकर हत्याओं तक को अंजाम दिया। और उन्होंने बाहर भी संपर्क साधा, जैसे गदर पार्टी से। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी बना। पहले विश्व युद्ध के टाइम पे जर्मनी से हथियार लाने की भी कोशिश हुई थी। वो हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर एक और अहम मोड़ आया, शायद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के साथ 1928 में। बिल्कुल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे, इनमें समाजवादी विचार भी थे। हाँ, उनका इनकलाब जिंदाबाद का नारा वो सिर्फ राजनीतिक आजादी का नारा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सामाजिक बराबरी वाले समाज का सपना भी देख रहे थे। उनकी रणनीति थी कि आंदोलन को सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों तक ले जाना है, एक जन आंदोलन बनाना है। तो काकोरी कांड, सॉन्डर्स की हत्या, असेंबली में बम फेंकना, ये सब इसी रणनीति का हिस्सा थे। हाँ, ये ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती देना था और अपनी बात को, अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना था। वो चाहते थे बहरों को सुनाना। और फिर चंद्रशेखर आजाद का वो प्रण, आजाद ही रहेंगे, और उनकी शहादत, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी। हाँ, ये बलिदान इतिहास में दर्ज हैं। और इसी कड़ी में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज INA का गठन 1942 में हुआ। बोस ने इसकी कमान 1943 में संभाली। जी, बोस का मानना था कि अंग्रेजों को सिर्फ बातचीत से नहीं हराया जा सकता, सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो इसी सोच को दिखाता है। उन्होंने युद्ध बंदियों और आम नागरिकों को मिलाकर सेना बनाई। हाँ, और जापान की मदद से भारत पर हमला भी किया, इम्फाल तक पहुंचे भी। लेकिन सैन्य रूप से सफल नहीं हुए। तो क्या ये कोशिश बेकार गई? देखिए, सैन्य दृष्टि से शायद हाँ, पर इसका असली असर हुआ युद्ध के बाद, जब INA के अफसरों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चलाए गए। हाँ, उन मुकदमों ने तो पूरे देश में हलचल मचा दी थी। बिल्कुल, उनके समर्थन में ऐसी जबरदस्त लहर उठी कि अंग्रेज सरकार भी हिल गई। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने दिखा दिया कि भारतीय सेना और जनता अब ब्रिटिश राज के वफादार नहीं रहे। तो इसने आजादी की प्रक्रिया को तेज किया। निश्चित रूप से इसने अंग्रेजों पर बहुत दबाव बनाया। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं था। इन क्रांतिकारियों के सामने चुनौतियां बहुत थीं। कैसी चुनौतियां? सबसे बड़ी तो अंग्रेजों का दमन,
उनकी खुफिया पुलिस, स्पेशल ब्रांच, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे कड़े कानून, फिर आपस में तालमेल की कमी भी थी कई बार। और विचारधारा का मतभेद भी, हिंसा बनाम अहिंसा। हाँ, वो भी था। संसाधनों की कमी हमेशा रहती थी और कई बार अपनों से ही धोखा भी मिलता था। शहादत और लंबी लंबी कैद तो जैसे आम बात थी। तो इतने संघर्ष और बलिदान का आखिर असर क्या हुआ? क्या उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को सच में प्रभावित किया? हाँ, बिल्कुल किया। एक तो उन्होंने ब्रिटिश राज के मन में सीधा डर पैदा किया, उन्हें डायरेक्ट चैलेंज किया। दूसरा, वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बने। उनके दबाव का असर नरमपंथी नेताओं पर भी पड़ा होगा? जरूर, उन्हें भी अपनी मांगें ज्यादा जोरदार तरीके से रखनी पड़ी। और एक दिलचस्प बात यह है कि क्रांतिकारियों की जो हिंसा का खतरा था ना, उसने कहीं ना कहीं गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों को भी एक रणनीतिक बढ़त दी। अच्छा, वो कैसे? अंग्रेजों के सामने हमेशा ये विकल्प रहता था कि अगर अहिंसक मांगों को नहीं माना तो हालात हिंसक भी हो सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हुआ। इसने स्वतंत्रता की प्रक्रिया को गति दी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी किसी एक रास्ते या सिर्फ अहिंसा से नहीं आई। ये कई धाराओं का संगम थी। अहिंसक सत्याग्रह भी था, राजनीतिक बातचीत भी थी और सशस्त्र क्रांति भी। बिल्कुल, और क्रांतिकारियों का त्याग, उनका संघर्ष इस पूरी कहानी का एक बहुत जरूरी अभिन्न अंग है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने के लिए कि आजादी पाने के जो दो रास्ते थे, अहिंसा और क्रांति, इनकी जो विरासत है वो आज भी भारत की राजनीति पर, समाज पर, हमारी राष्ट्रीय पहचान पर अपनी अपनी छाप कैसे छोड़ रही है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के डीप डाइव में इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।